रवि साहब बताते हैं कि इस तारीख साज गाने की कंपोजिशन बनाने में मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट का वक्फा लगा। 5 से 10 मिनट, 5-7 मिनट लगे। जो भी हो तुम खुदा। तो आइए चलते हैं उस कहानी की तरफ, उस नगमे की तरफ कि उसकी तख्लीक कैसे हुई। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और आज मैं 1960 में बनने वाली फिल्म 14वीं का चांद की एक कहानी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपको लिए चलता हूं 1960 में रिलीज हुई फिल्म 14वीं का चांद की तरफ। इस फिल्म के रिलीज ने देखने वालों को जैसे दीवाना बना दिया था। फिल्म के हीरो थे गुरुदत्त और हीरोइन थी वहीदा रहमान। म्यूजिक था रवि जी का और गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने। यूं तो गुरुदत्त की फिल्म में संगीत एस.टी. बर्मन का होता था, लेकिन कागज के फूल के बाद एस.टी. साहब ने गुरुदत्त के साथ काम करने से इनकार कर दिया और इस इनकार के पीछे उनके अपने जाती वजूहात थे। इस तरह यह फिल्म रवि साहब को मिल गई। उस जमाने में फिल्मों के टाइटल की मुनासबत से एक टाइटल सॉन्ग का होना भी जैसे बहुत ज़रूरी था और इसकी शुरुआत 1949 में बनने वाली फिल्म बरसात से हुई थी, जिसके गीतकार थे शैलेंद्र जी। यूं फिल्मों में टाइटल सॉन्ग की शुरुआत करने वाले शैलेंद्र जी थे। 14वीं का चांद फिल्म में भी एक टाइटल सॉन्ग था, एक ऐसा नगमा जो आज तक सुनने वालों के दिलो दिमाग में 14वीं रात की चांदनी की तरह रोशन है। क्योंकि मैं एक बार शहर से अपने घर की तरफ आ रहा था और रास्ते में मैंने सोचा कि आजकल फिल्मों का कुछ स्टाइल हो गया है कि वो टाइटल सॉन्ग बनाते हैं, फिल्म का नाम गाने में डालते हैं। तो मैंने ऐसे सोचा अगर 14वीं का चांद गाने में डाला जाए तो क्या बुराई है। आज उसी टाइटल सॉन्ग की तख्लीक की कहानी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। रवि साहब बताते हैं कि इस तारीख साज गाने की कंपोजिशन बनाने में मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट का वक्फा लगा। 5 से 10 मिनट, 5-7 मिनट लगे। जैसे कि यह धुन खुद ब खुद आसमान से उतर आई। एक शाम घर जाते हुए उनके दिमाग में धुन के साथ एक लाइन आई, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। क्योंकि गुरुदत्त जी फिल्म में आप देखेंगे कि गुरुदत्त जी किसी मुशायरे से आए हैं, घर आए तो देखा वहीदा रहमान उनका इंतज़ार करते करते सो गई है और वो उसके हुस्न की तारीफ़ में गाना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि दिल में सोचा कि अगर 14वीं का चांद से शुरू करें तो क्या बुराई है। लेकिन उसके आगे क्या लिखा जाए वो इसी पसोपेश में घर तक पहुंच गए और शकील बदायूनी साहब को घर पे बुलवाया और उसी कंपोजिशन पे लिखी हुई अपनी लाइन को उन्हें सुनाया। शकील साहब कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। फिर थोड़ी देर के बाद बोले, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो मैंने जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, पूरा गाना गाना क्या मुखड़ा बन गया। या आफताब हो। और इस तरह इस खूबसूरत रोमानी नगमे की तख्लीक हो गई। यूं तो यह फिल्म ब्लैक एंड वाइट में थी, लेकिन इस गाने को गुरुदत्त जी ने कलर में भी शूट किया। हालांकि इस गाने को कलर में शूट करते वक्त वहीदा रहमान जी को तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। तेज रोशनी और उनसे निकलने वाली गर्म शुआओं का उनकी आंखों पर असर पड़ा। उनकी आंखें सुर्ख हो गईं और कई दिनों तक उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। सेंसर बोर्ड ने भी जब वहीदा जी की आंखों की सुर्खी को नोटिस किया तो उन्होंने इस फिल्म के कलर वर्जन पर एतराज़ किया और उस जमाने में सेंसर बोर्ड अपने रवैये में बड़ा सख्त था। सेंसर बोर्ड को लगा कि इस कलर वर्जन के कुछ शॉट्स देखने वालों के लिए मुनासिब नहीं हैं,
क्योंकि इन शॉट्स में रोमांस और सबमिशन का कुछ अलग ही अंदाज है। बहरहाल फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। 1960 के एनुअल बिनाका गीतमाला में रफ़ी साहब के मुकाबिल रफ़ी साहब ही थे। एक तरफ तो 14वीं का चांद हो या आफताब हो, दूसरी तरफ जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। जिंदगी भर नहीं दोनों ही नगमे बेपनाह, बरसात की रात। लेकिन 14वीं का चांद हो या आफताब हो, इस गाने को साल का खूबसूरत तरीन नगमा करार दिया गया। जो भी हो तुम खुदा की कसम। और इसी नगमे के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इस नगमे की चाशनी और जाज़बियत आज तक यूं ही बरकरार है की कसम लाजवाब हो। और महबूबा के हुस्न को बयान करने में ये नगमा बहुत कारआमद भी है। इस नगमे के जादू का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ज़ैन मलिक, जो एक पाकिस्तानी नज़ाद ब्रिटिश राइटर और सिंगर है, उसने भी अभी हाल फिलहाल अपने एल्बम के एक गीत टाइट रोप में इस नगमे की एक झलक का इस्तेमाल किया है। और महज इस एडिशन से उसके गानों की मकबूलियत में कई गुना इजाफा हुआ है और इस बात का इकरार खुद ज़ैन मलिक ने भी किया है। देखें इस गीत के उस टुकड़े की झलक जहां उसने रफ़ी साहब के गाए हुए गीत को अपनी आवाज़ में अपने गीत के दरमियान इस्तेमाल किया है। ये है रफ़ी साहब की मकबूलियत, जो आज भी उसी तरह से बरकरार है। बल्कि यूँ कहें तो गलत ना होगा कि हर गुजरते हुए दिन के साथ रफ़ी साहब की मोहब्बत और रफ़ी साहब की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। लाजवाब हो। मैंने कई मौक़ों पर कहा है कि रफ़ी साहब की हस्ती एक पारस पत्थर की तरह है। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन आज भी उनका नाम और उनके नगमे उसी तरह से ताज़ा और मकबूल है। अभी आपने देखा कि ज़ैन मलिक साहब, जो कि बिल्कुल नौजवान हैं, जिनकी पैदाइश 1993 में हुई है, अपने गानों में उन्होंने रफ़ी साहब का जिक्र किया। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि फ़न और फ़नकार ये सरहदों का मोहताज नहीं होता, सरहदों में कैद नहीं होता, तो आप देखें कि पाकिस्तानी नज़ाद सिंगर ने अपने एल्बम में रफ़ी साहब के इस मशहूर और ख़ूबसूरत गाने का किस तरह से इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से रफ़ी साहब की मोहब्बत में रफ़ी साहब के लिए उसने एक ख़राज अक़ीदत पेश किया है, जिसके लिए हम भी उनका इस्तक़बाल करते हैं। और आप तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारे पोस्ट को बड़ी मोहब्बतों के साथ देख रहे हैं। इसी तरह से देखते रहिए, अपने कमेंट से नवाजते रहिए। हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं और आपकी मोहब्बतों के आभारी हैं, और आपसे यही हम गुजारिश करते हैं कि इसी मोहब्बतों के साथ आप हमारी पोस्ट को देखते रहें। और अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। खुदा हाफिज़, शब खैर, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। जो भी हो तुम खुदा की कसम। लाजवाब हो।